नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड ने क्या बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। इतना बड़ा रिस्क जिससे जनता दल यूनाइटेड की चुनावी बुनियाद हिल सकती है। दरअसल वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चाहे जितने भी संशोधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने करा लिए हों, बावजूद इसके बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर पसमानदा समुदाय खुश नजर नहीं आ रहा है। आखिर इतना बड़ा रिस्क नीतीश कुमार ने लिया कैसे, या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अब उस तरह से देख पाने में क्या असमर्थ हो गए हैं जिस तरह से देखने के लिए वो जाने जाते रहे हैं। वरना कौन सोच सकता था कि सत्ता हाथ में आने के बाद रामविलास पासवान की राजनीति को दलित महादलित में उलझा देने वाले, लालू यादव की राजनीति को पिछड़ा अति पिछड़ा में उलझा देने वाले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के बड़े हिस्से को उस अति पिछड़ा के दायरे में चुनावी रूप से सशक्तिकरण के मोहरे के साथ सामने लाकर जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेली, वो अचानक क्या असहाय का राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन चल रहा है, उसे देख पाने में वो असमर्थ हो गए हैं। कारण क्या है? जदयू से अल्पसंख्यक नेताओं और खासकर पसमानदा नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है और स्वाभाविक है, जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जहां बिहार के अंदर उस पार्टी को किसी भी प्रभुत्वशाली वर्ग, किसी भी डोमिनेंट क्लास का समर्थन हासिल नहीं है। सिर्फ वो नॉन डोमिनेंट क्लास यानी गैर प्रभुत्वशाली वोटरों के हर सेक्शन के थोड़े थोड़े हिस्से को मिलाकर 14-16% वोटों के सहारे एक वोट बैंक का निर्माण करती है। और यही कारण है कि परसेप्शन बनाने में, माहौल बनाने में वो पार्टी विफल रहती है और उसकी भी इसी विफलता के कारण उसे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल पर यानी एक मजबूत खंभे पर हमेशा निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या इन तमाम परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बाधा का अंदाजा लगाए बिना छलांग लगा दी? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले एक श्रद्धांजलि जाने माने अभिनेता और भारत कुमार के नाम से पूरे देश में जाने जाने वाले मनोज कुमार, देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बनाने वाले मनोज कुमार, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। मनोज कुमार ने भारत के अंदर चाहे चीन का युद्ध हुआ हो या 65 और 71 का पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, हर समय में कई बार तो मोर्चे पर जाकर भी शूटिंग की है और सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। और भारत में देशभक्ति फिल्मों का नाम आते ही जो एक चेहरा बरबस लोगों के दिमाग में आता था, वो मनोज कुमार का आता था। मनोज कुमार साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे। प्रीत जहां की रीत सदा, ये सारे देशभक्ति के गाने जो आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनते हैं, ज्यादातर फिल्में 90-95% ऐसी फिल्में मनोज कुमार की ही हुआ करती। खैर, मनोज कुमार साहब की आत्मा को शांति मिले। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार की चर्चा से हमने कुछ श्रद्धांजलि से शुरू किया और अब कर रहे हैं नीतीश कुमार की चर्चा। ये बताइए ऋषि जी, नीतीश कुमार ने जिस ढंग से दनादन, कहीं मोतिहारी से तो कहीं आरा से तो कहीं जमुई से, जिस तरह से पसमानदा मुस्लिम नेताओं के, भले ही वो स्थानीय स्तर के नेता है, जो इस्तीफे हो रहे हैं और उन इस्तीफों के बाद जो हालात बन रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार किसी ट्रैप में तो नहीं आ गए? निश्चित ही देखिए, पार्लियामेंट में परसों और कल जो पार्लियामेंट में खासकर जेडीयू का जो अप्रोच रहा है, हालांकि आश्चर्य चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी है, आश्चर्य चिराग पासवान और क्या कहते हैं आपको, ये जो है चौधरी अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, क्या नाम है, जयंत चौधरी को लेकर भी है। लेकिन सबसे आश्चर्य जो है, देखिए, सबसे एक चेहरा जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं किया, आज वो नेता नीतीश कुमार कहीं न कहीं समझौता करते हुए दिखे। और पार्लियामेंट में कल और परसों का जो माहौल था, आपने भी देखा अभिषेक जी, किस प्रकार से नीतीश कुमार जो ट्रिपल सी की बात करते थे, ट्रिपल सी में एक सी यानी कम्युनलिज्म पे कहीं न कहीं समझौता करते हुए दिखे। और कहीं न कहीं इससे देखिए, लव कुश से यदि बाहर देखें तो एक अति पिछड़ा का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को वोट करता था। और अति पिछड़ा में यदि आप देखें अभिषेक जी, तो 12-13% का जो चंक है पसमानदा मुसलमानों का है,
और पसमानदा मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को, पिछड़ा पसमानदा है। जी मैं उसी पे आ रहा था। मतलब पसमानदा समाज का प्यार और मोहब्बत जिस प्रकार से नीतीश कुमार को मिल रहा था, तब जब वो एनडीए का हिस्सा यानी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, उसके बावजूद भी आपने बिल्कुल सही कहा। यदि आप 12% के हिसाब से देखें, क्योंकि 36% के आसपास ईबीसी है, तो हर तीसरा व्यक्ति पसमानदा मुसलमान है। और एक बड़े तबके का, जब हम 14-15% यादवों की बात करते हैं, 14% यादवों की बात करते हैं, आज लालू यादव का जो कोर वोट बैंक क्या है, आज यादवों का समर्थन है। उसी तरह 12% पसमानदा मुसलमानों का समर्थन करीब करीब नीतीश कुमार को मिलता था। आज वो नीतीश कुमार के जो ठीक ठाक, नीतीश कुमार के अप्रोच के कारण नीतीश कुमार को क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार को आप भी बेहतर समझते हैं। राजनीति नीतीश कुमार का जिस प्रकार से राजनीति रहा है, राजनीति कभी वो अपने आदर्श से समझौता नहीं करते हुए नजर आए, चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे हो। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में, और देखिए सिर्फ बीजेपी के ट्रैप में नहीं, नीतीश कुमार को एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, एक तरह से उनको आइसोलेट कर दिया गया है, एक तरह से उनके आधार वोट को कमजोर किया गया है। कौन है इन डेवलपमेंट के पीछे, आप भी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो डेवलपमेंट हुए वो नीतीश कुमार के परमिशन से हुए, या नीतीश कुमार को इन डेवलपमेंट की जानकारी नहीं थी, ट्रैप में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लिया गया। तमाम चीजें हैं, और आप देख ही रहे हैं कि जेडीयू में किस प्रकार से एक से एक जो विकेट गिर रहे हैं, खासकर जो माइनॉरिटी वर्ग के जो नेता हैं उन लोगों का, ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। जी ऋषि जी, ललन सिंह ने कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर में बयान दिया था कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो उनको वोट उस मात्रा में नहीं देते। ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को 2010 के चुनाव को छोड़ दिया जाए, जहां 60% 70% तक मुसलमानों का वोट मिला था और राजद बहुत नीचे खिसक गई थी। 2010 का चुनाव जो पहले 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर नीतीश कुमार को वोट मिला था। नरेंद्र मोदी का पटना में भोज कैंसिल कर देने के कारण वोट मिला था। वो समर्थन उनके साथ बाद में नहीं रहा, ये बात जरूर है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जहां भी चाहे भाजपा के साथ ही जेडीयू चुनाव लड़े, थोड़े बहुत उन्हें वोट भी मिले, खासकर पसमानदा महिलाओं के चुपचाप तीर छाप वाले नैरेटिव पर। और इसके साथ साथ अगर जेडीयू की सीटों पर पसमानदा का वोट नहीं भी मिला नीतीश कुमार को, तो वो एग्रेसिव होकर नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेन नहीं किए। दो तरीके से इलेक्शन में माहौल बनता है, एक कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय आक्रामक होकर किसी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए, और एक होता है कि चलो विरोध नहीं करेंगे इनका, चुपचाप जहां वोट देना है दे देंगे, भले इनकी पार्टी हो या इनके विरोध की पार्टी हो, लेकिन इनके खिलाफ माहौल नहीं बनाएंगे। तो अब तक यह स्थिति थी कि बिहार में चूंकि 2/3 मुसलमानों की संख्या पसमानदा की है, 17.7% में 12.5% वही है, तो वो माहौल नहीं बनाते थे जेडीयू के खिलाफ कि जेडीयू को हरा दो। ये माहौल कभी पसमानदा ने नहीं बनाया बिहार में, भले वोट दिया या नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है, जिस ढंग से इस्तीफे हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा बन गया है, अब तो ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ माहौल तो नहीं बनाने लगेंगे मुस्लिम समुदाय के और खासकर पसमानदा समुदाय के लोग। आप देखिए ना, इनके जो टॉप जो जेडीयू के जो मुस्लिम चेहरे हैं, चाहे वो गुलाम क्या नाम है उनका, जो विधान पार्षद हैं, बलियावी साहब, बलियावी तो सांसद रहे हैं, एक विधान पार्षद हैं जो लालू यादव से मुलाकात की, देखिए नाम भूल रहा हूँ, गुलाम गौस, वो हो गए हैं, गुलाम गौस हो गए हैं, खालिद अनवर हो गए हैं। तमाम ऐसे नेताओं ने विरोध जताया है, कई नेताओं ने तो इस्तीफा दे दिया। अभी के मोतिहारी के वो ढाका के नेता हैं अंसारी जी, उन्होंने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वो पसमानदा मुसलमान है। तो ये एक जो नेशनल मीडिया में नैरेटिव बनाया जाता है कि पसमानदा मुसलमान इससे खुश है, ये गलत है, एक गलत फीडबैक दे दिया जा रहा है। और खासकर देखिए बीजेपी क्या नैरेटिव बना रही है, बीजेपी ये नैरेटिव बना रही है कि हम मुसलमानों के हित में ये रिफॉर्म ला रहे हैं। सवाल ये उठता है
कि पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एक भी सांसद इनके मुसलमान नहीं है। और जो बचे कुचे थे भी, शाहनवाज हुसैन, जैसे अपने बिहार की ही बात करें तो शाहनवाज हुसैन को किस प्रकार से आइसोलेट कर दिया गया पार्टी में। न वो सत्ता में उनकी भागीदारी है, न संगठन में उनकी भागीदारी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेके इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हुआ करते थे शाहनवाज हुसैन। आज सिर्फ नाम मात्र का प्रवक्ता उनको बना के छोड़ दिया गया है, और प्रवक्ताओं में भी उनको डिबेट नहीं मिलता है। नॉर्मल जो नए लड़के आए हैं, पैनलिस्ट हैं, वो तमाम बड़े, आपको ऋषि जी तमाम बड़े याद दिला दें, जी ऋषि जी आपको याद दिला दें, सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी और शाहनवाज हुसैन विपक्ष के उपनेता थे। एक ऐसा दौर भी था भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। सबसे कम उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे कम उम्र में इनको केंद्रीय राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा और महत्वपूर्ण पदों पे रहे। आज शाहनवाज हुसैन की क्या स्थिति है? मेरे साथ कई बार वो डिबेट में भाजपा की तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी की। आज देख रहा हूं कि जो नए लड़के हैं, जो राजनीति में अभी एंट्री हुई है, वो मेन चैनल में भाजपा की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। और शाहनवाज हुसैन जैसे नेता, बड़े नेता जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनको एक तरह से आइसोलेट किया गया है। तो ये कैसा ढोंग है भाजपा का कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के रिफॉर्म्स के लिए, मुसलमानों के हित के लिए, भाई मुसलमानों से इतना प्यार है तो एक दो टिकट भी तो दे दो, एक दो लोगों को राज्यसभा में भेज दो, एक दो को मंत्रिमंडल में शामिल कर लो, एक दो राज्यों का मुख्यमंत्री बना दो। तो बनाओगे नहीं, खाली आपका काम क्या है? ध्रुवीकरण। ये वक्फ बोर्ड का जितना विरोध होगा, जितना हमारे मुसलमान भाई विरोध करेंगे, जितना जो पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगा, उतना ही भाजपा को फायदा होगा। क्योंकि भाजपा को बिहार बचाना है, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश बचाना है। ऋषि जी, एक सवाल इसमें बड़ा मौजूद हो जाता है जनता दल यूनाइटेड के आधार को लेकर। जनता दल यूनाइटेड का उस सत्ता 2005 में जो मिली, वो बिहार में लालू हराओ और राजद हटाओ के नैरेटिव पर सत्ता मिली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नीतीश कुमार का एक चेहरा था जिसके आधार पर सत्ता मिली। लोगों को लगा कि लालू यादव की तुलना में एक संयमित चेहरा, एक ठीक ठाक परफॉर्म करने वाले केंद्रीय मंत्री, इनको बिहार दे देना चाहिए। लोगों ने दिया। 2005 के बाद जनता दल यूनाइटेड का जो सामाजिक आधार रहा, उसमें क्या रहा? लवकुश समीकरण एक नंबर पर, यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण। दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा, जिसमें पसमानदा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे नंबर पर महादलित। ये तीन उसके आधार रहे जनता दल यूनाइटेड के। अब देखिए, लवकुश समीकरण में एक डेंट सम्राट चौधरी के माध्यम से लगा, दूसरा डेंट उपेंद्र कुशवाहा के अलग पार्टी बनाने से लगा। भले ही उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उमेश सिंह कुशवाहा की का कद वो नहीं है जो सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा का है, नहीं है। अपना सीट नहीं बचा आगे सुनिए जी, आगे देखिए, अति पिछड़ा में एक एक कर नेता पैदा हो गए। मुकेश सहनी आ गए। 2014 में मंच पे घुमाने का काम मुकेश सहनी को किसने किया? भाजपा ने किया। सबसे पहले जब त्रिकोणात्मक लड़ाई बिहार में हो रही थी लोकसभा में, मुकेश सहनी अति पिछड़ा का सबसे बड़ा वोट बैंक लेकर के अपने साथ चले गए। इसके साथ रेणु देवी को नीतीश कुमार के वोट बैंक में नोनिया समाज जो अति पिछड़े वर्ग का है, उसमें डेंट लगाने के लिए रेणु देवी को डिप्टी सीएम किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। वहां भी एक नेता खड़ा किया। अब देखिए, उसके आगे अब तो ताती समाज से भी आप देख रहे हैं कि किस ढंग से नेता उभर रहे हैं। दूसरे समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए तो अति पिछड़े के तेली वर्ग, तेली समाज के एक नेता हो गए, यानी वहां भी डेंट लग गया। अब महादलित में आइए। महादलित में एक डेंट कहां लगा? एक डेंट खुद नीतीश कुमार जिसे कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को मैं उधार लेकर कह रहा हूं, जो विधानसभा में कहा था कि ये मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना, जीतन राम मांझी। एक डेंट नीतीश कुमार ने खुद लगा लिया मांझी वोटों में, उनका नेता पैदा कर दिया। दूसरा डेंट कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़ा डेंट लगाया है पिछले 10 सालों में, या लगाने की कोशिश की है, वो है राजेश कुमार यानी राजेश राम की बिहार में कांग्रेस का कमान सौंपा जाना। और चर्चा है डिप्टी सीएम के कैंडिडेट भी होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से। तेजस्वी राजेश राम की जोड़ी चुनाव लड़ेगी, ये चर्चा है। तो सवाल यह है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार के वोट बैंक को लोग खुरच रहे हैं, एक तरफ से नहीं, हर पार्टी खुरच रही है। आप देखिए, इसके बाद आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या करेंगे? आप देखिए, जो अभी कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है,
किस प्रकार से नीतीश कुमार के वोट में सेंध लगाने का प्रयास भाजपा ने किया है। सुनील कुमार जो कुशवाहा समाज से हैं, वो नालंदा साइड के ही हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। और सुनील कुमार का नीतीश कुमार से क्या रिलेशन है कहने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ दिन पहले छपरा से आने वाले जो विधायक है कृष्ण कुमार मंटू, उन्होंने अभी अपने समाज का क्या कहते हैं समाज का रैली का आयोजन किया था। और सफल रैली आयोजन के पीछे कौन लोग थे आप कहने की जरूरत नहीं है। और उसके तुरंत बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो बीजेपी लवकुश समीकरण के जो नेता है उनके पार्टी में उनको उभार रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उसमें भविष्य में सेंध लगाया जाए। तो नीतीश कुमार का साथ भी चाहिए, और एक तरह से नीतीश कुमार को कमजोर भी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को कमजोर भाजपा ही नहीं, उनके नेता लोग भी कर रहे हैं। ये ललन सिंह को ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं। यदि ये आपको हर विधानसभा क्षेत्र में 7,000 8,000 पसमानदा मुसलमानों का वोट मिल रहा है, उसमें खासकर महिलाओं का वोट मिल रहा है, तो ये बयान देने की क्या जरूरत थी। संजय झा को मुसलमानों को लेकर बयान देने की क्या जरूरत थी। अब पार्लियामेंट में आप देखिए, इन दिनों आप एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जेडीयू के नेता यदि 10 बार नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो 1-2 बार ही नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। आप 2-3 दिनों का डिबेट उठा के देख लीजिए। जेडीयू के तमाम बड़े नेता प्रवक्ता जो है, अपने आप को जो मठाधीश बनते हैं पार्टी का, उनका आप स्पीच देख लीजिए, उनका डायलॉग देख लीजिए, वो नीतीश कुमार से अधिक गुणगान नरेंद्र मोदी का करते हुए नजर आते हैं। एक पत्रकार ने टोक दिया डिबेट में कि भैया आप 5 मिनट बोले हैं, 5 मिनट में 10 बार मोदी का नाम लिया है और 1 बार नीतीश कुमार का नाम लिया है। तो ये क्या हो गया है जेडीयू के नेताओं को कि जेडीयू के नेता कौन है, नीतीश कुमार, और इन नेताओं के जो तथाकथित जो नंबर 2 नंबर 3 लाइन के जो नेता हैं, उनके आत्मा में बीजेपी समा गई है। और क्या इन चीजों पे नीतीश कुमार की नजर नहीं है, ये समझ से परे। कल जो डेवलपमेंट हुआ है जेडीयू के इतिहास में, मुझे लगता है सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। कभी भी इस प्रकार का अप्रोच नीतीश कुमार का नहीं रहा है। और मुझे लगता है अभिषेक जी, आप भी सहमत होंगे, हमारे सामान्य दर्शक भी सहमत होंगे, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो आधार वोट है उसमें मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में डेंट लगते हुए नजर आएगा। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं ऋषि जी। ठीक है, इस चुनाव में चिराग मॉडल नहीं होगा, यानी चिराग पासवान की पार्टी अलग से टारगेटेड तरीके से जेडीयू की सीटों पर नहीं लड़ेगी। लेकिन चर्चा बहुत तेज है कि जेडीयू के अंदर ऑपरेशन लोटस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कितना दम है इन चर्चाओं में? है ही, भाजपा तो चाहती ही है, भाजपा तो ये चाहती ही है कि गाय बगाए समय रहते हुए जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाए। और मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू या जेडीयू के एक बड़े हिस्से का विलय बीजेपी में हो जाए। तो कोई बड़ा मैं डेवलपमेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं आफ्टर नीतीश कुमार, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका है, मुझे लगता है कि वो जेडीयू के नेता कम, बीजेपी के नेता अधिक दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से भी तैयारी हो रही है। नहीं, एक बात बताइए, सीधा सवाल आपसे हम लेते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी सवाल के बीच से जो आपने कहा उससे मैंने निकाला। जेडीयू क्या कोई देना बैंक या विजया बैंक है जिसका एक बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में भी विलय कर दिया जाए? जेडीयू क्या कोई सिंडिकेट बैंक है जिसका केनरा बैंक में विलय कर दिया जाए? ये बताइए। जेडीयू एक कमंडलवादी पार्टी है और उसकी कमंडलवादी धारा में विलय करने की बात आप कर रहे हैं। क्या सिद्धांत उसूल जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के राज में जो नेता उभर कर आए या उभार कर लाए गए, उनका उनसे कोई मतलब नहीं है? सब मौका परस्त निकल गए नीतीश कुमार को छोड़ के। आप ये बताइए, नीतीश कुमार के आसपास कौन 4 नेता रहते हैं? वो कितने उसूल वाले हैं? उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? विजय चौधरी कांग्रेस से आए हुए हैं, अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हुए हैं, संजय झा बीजेपी से आए हुए हैं, और ललन सिंह तो ऐसे हैं कि उन्होंने तो नीतीश कुमार के लिए कहा था इनके पेट में दांत है। पेट तो का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? हाँ, वो हेमोपैथिक इलाज भी करते हैं। तो अभी क्या नीतीश कुमार का हेमोपैथिक इलाज कर रहे हैं कि अंग्रेजी इलाज कर रहे हैं? हालांकि मैं एक चीज बता दूं आपको, निशांत की लॉन्चिंग जल्दी होने जा रही है। निशांत इन दिनों दिल्ली में किताब
लाखों का किताब उन्होंने खरीदा है, तैयारी कर रहे हैं स्पीच देने का, जिस आईने में दुकान खड़े से होकर। खरीदे हैं उस दुकान पर हम भी बहुत किताब खरीदे हैं। हाँ, अरे तो हम आपको भी तो सब अपडेट रहता है। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो निशांत या निशांत के जो लाइफ पार्टनर है, होने वाले लाइफ पार्टनर होंगे, उनकी राजनीति में, जेडीयू की राजनीति में एंट्री होगी। अब कमान किसके हाथों में रहता है, निशांत जेडीयू के भविष्य वन होते हैं लाइनर या आंसर उनकी दीजिए ना, अर्धांगिनी होती है। जी वन जी लाइनर आंसर हमें दीजिए ना। क्या ऑपरेशन लोटस जनता दल यूनाइटेड में बहुत जल्द होगा? चुनाव के बाद होगा, जो भी होगा चुनाव चुनाव के बाद होगा, क्योंकि नीतीश कुमार, चुनाव के बाद हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यदि नीतीश कुमार इस बात पे अरे कि मुख्यमंत्री जेडीयू का हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या मुख्यमंत्री के बेटे या उनके पुत्रवधू मुख्यमंत्री हो, तो ऑपरेशन लोटस डेफिनेटली होगा। क्योंकि बीजेपी ने इस बार ठान लिया है कि किसी भी सूरत पे जेडीयू का, मतलब भाजपा का कोई कार्यकर्ता और नेता ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो। जी चलिए, ऋषि जी ने तमाम बातें आज साफ कर दी। जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड का वर्तमान तो सभी देख रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड का पास्ट क्या रहा है, यानी जनता दल यूनाइटेड की बुनियाद क्या रही है। वो जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव से शुरू हुई पार्टी, नीतीश कुमार और फिर नीतीश कुमार के बाद बीच में पीए मॉडल पर भी चलाई गई, वो पार्टी अब जनाधार के आधार पर खुरचती जा रही है, चारों तरफ से उसे खुरचा जा रहा है। और कुछ नीतीश कुमार की राजनीतिक शिथिलता कहे या नीतीश कुमार की राजनीति जो दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी, उस दूरदर्शिता के अभाव की बन रही परिस्थितियां कहे, दोनों ही तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो भ्रम की स्थिति बन रही है, उसमें अभी इस्तीफों का ट्रेलर आप देख रहे हैं। और इस्तीफों का ट्रेलर जब एक खास वोट बैंक के इलाके से आता हुआ दिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए तरीके से बिसात बिछाते हुए दिख रहे हैं। और उस बिसात के बाद पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटों पर बार्गेन कर पाएगी, और दूसरी बात ये कि चुनाव के बाद 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जेडीयू के लोगों की हार्दिक इच्छा है, वो कैसे संभव होगा, ये यक्ष प्रश्न है। और ऑपरेशन लोटस, जैसा कि ऋषि मिश्रा जी बता रहे हैं कि चुनाव के बाद तय है, तो देखते हैं ऑपरेशन लोटस होता है या बिहार में कोई नया राजनीतिक खेल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, एक बेहद कम समय में इतने महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, और कम शब्दों में जिस तरह से आपने बिहार की राजनीति की व्याख्या की, उस एस्पिरेशनल मिडिल क्लास की, जो जातीय चेतना के साथ साथ वो मिडिल क्लास जो इनकम घटने से और सीएमआई की रिपोर्ट को अपनी सामुदायिक चेतना के दायरे में रखकर देख रहा है कि रोकड़ा कितना आ रहा है, आमदनी कितनी हो रही है, और 5 किलो राशन अब वोट बटोरने का बहुत बड़ा माध्यम नहीं रह गया, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।